हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का जीएस आइलैंड में। हम लोग 11th क्लास एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 4 चैप्टर पूरे कर लिए थे। आज हम 5वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है खनिज एवं शैल, मिनरल्स एंड रॉक्स। हम जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि पृथ्वी को हमने 3 परतों में बांट दिया था, बड़ी बड़ी। सबसे पहले हमारी भूपर्पटी थी, उसके बाद मेंटल था, उसके बाद हमारा कोर था। अब जो भूपर्पटी है, उसका लगभग 98% भाग, जो पूरी भूपर्पटी है उसका 98% भाग जो है वह 8 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से? 8। उन तत्वों को याद रखना है। 8 तत्व ये कौन से हैं? तो सबसे पहला है हमारा ऑक्सीजन, जो कि पूरी भूपर्पटी में 40.6% मात्रा में पाया जाता है, लगभग 47%, जो कि सबसे अधिक है। उसके बाद है सिलिकॉन 27%, उसके बाद एल्यूमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8% और मैग्नीशियम 2.1%। इन 8 तत्वों में हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है ना, वह सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक मात्रा में। और जो हमारा मैग्नीशियम है इन 8 तत्वों में, वह सबसे कम है। ये जो तत्वों की हम बात कर रहे थे, ये सिर्फ भूपर्पटी में बात कर रहे थे। अगर हम पूरी पृथ्वी में देखें, जिसमें हम मेंटल और कोर को भी शामिल कर लें, तब जो सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है वह होगा लोहा, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। और अगर मैं वायुमंडल में देखें, तो है नाइट्रोजन, जो कि लगभग 78% है। पूरे वायुमंडल में जो गैसें हैं, उनमें 78%। तो अगर भूपर्पटी में पूछा जाए, तब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। पूरी पृथ्वी में पूछा जाए, तब लोहा है। और अगर वायुमंडल में पूछा जाए, तब नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा। इसके बाद ऑक्सीजन आती है, जो कि लगभग 21% है। अब ये हो गए हमारे वो तत्व जो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये 8 तत्व कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं भूपर्पटी का? 98% भाग। और जो 2% बचा है, वो अन्य तत्वों से पूरा होता है। अब यही जो तत्व हैं, क्या होता है, आपस में मिल जाते हैं। जब तत्व आपस में मिलते हैं, तब क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। अब भूपर्पटी के नीचे जो यौगिक हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? खनिज बोल देते हैं। और ये जो खनिज हैं, इस तरह के लगभग 2000, कितने? 2000 खनिज ज्ञात हैं अब तक। और इन 2000 खनिजों में से 6 प्रमुख खनिज हैं, जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वो 6 खनिज कौन से हैं। तो वो 6 खनिज, पहला हमारा हो गया फेल्सपार, दूसरा हो गया क्वार्टज, किसी को स्फटिक भी बोलते हैं। तीसरा हमारा हो गया पायरोकिसिन्स, चौथा हो गया एम्फीबोल्स, पांचवा हो गया अभ्रक, जिसे माइका भी बोला जाता है, माइका। और छठा हो गया ओलिविन। इन सबको याद रखना है। कौन से 6 खनिज हैं? ये प्रमुख खनिज हैं। और ज्ञात कितने हैं? 2000 लगभग। यही जो तत्व हैं, यही मिलते रहते हैं, खनिज बना लेते हैं। इनको बार बार पढ़ेंगे, ये याद हो जाएंगे। एकदम रटना नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कौन से हैं 6 खनिज। अगर सामने आ जाए कभी, तो पहचान पाएँ आप। ऊपर बता दिए हैं मैंने।
अब खनिजों को थोड़ा बांट देते हैं कि जो खनिज हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो जो खनिज है हमारे, या तो वो धात्विक हो सकते हैं, धात्विक खनिज, या अधात्विक हो सकते हैं, और हमारे कुछ ऊर्जा खनिज हो सकते हैं। और जो धात्विक खनिज हैं वह भी 3 प्रकारों में हम बांट देते हैं। एक तो हमारे लौह, दूसरे अलौह, और तीसरे हमारे हो गए बहुमूल्य खनिज, कुछ बहुमूल्य खनिज। अब पहले तो ये देखते हैं कि धात्विक खनिज क्या होंगे। जिनमें धातुएं होंगी वो धात्विक खनिज हो गए, अधात्विक जिनमें धातुएं नहीं होंगी, और ऊर्जा खनिज जिनसे हमें ऊर्जा मिलेगी, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब। और धात्विक खनिज में लौह खनिज क्या होंगे, जिनमें लौहांश पाया जाएगा, यानी कि लोहे के गुण पाए जाएंगे, जिनमें चुंबकीय गुण पाए जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे लौह खनिज। जैसे हमारा लोहा हो गया, और निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सभी कैसे हैं, लौह खनिज। लौह में जैसे हमारा तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, ये सभी कौन हो जाएंगे, अलौह खनिज। और बहुमूल्य खनिज में जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सभी हमारे बहुमूल्य खनिज हो जाएंगे। अधात्विक खनिज में कौन कौन आएगा, जैसे अभ्रक हो गया, अभ्रक हो गया, जैसे नमक, जैसे संगमरमर, ये सभी क्या हो जाएंगे, अधात्विक खनिज। ऊर्जा खनिज में कौन होंगे, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में जो भी आएगा, डीजल, पेट्रोल, ये सभी। और हमारी प्राकृतिक गैसें भी आ जाएंगी इसी में। तो आगे देखते हैं अब है सैलें, चट्टान या सैल। चट्टान या सैल क्या होता है, रॉक। तो ऐसे समझ लो कि जो चट्टान है ना, वह खनिजों का मिश्रण है एक तरीके से। बस इसमें ये तो पूछा नहीं जाएगा कि परिभाषा लिखिए कभी। तो अब जो मेन चीज़ है वह देखते हैं, यानी कि जो सैल है उनको 3 भागों में बांट देते हैं हम। वो कैसे बनती हैं उस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ये है इम्पोर्टेंट। इसको एक एक करके देखते हैं। तो हमारी पहली है आग्नेय सैलें, जिनको इग्नियस रॉक बोला जाता है। अब जो शब्द तुम्हें दिखाई दे रहा है इग्नियस, ये आया है इग्निस से, जो कि एक लैटिन शब्द है, और इसका मतलब होता है आग। अब ये क्या बात हुई, तो देखो मैंने बताया था कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें से क्या निकलता है, मैग्मा। नीचे होता मैग्मा, ऊपर पट्टी के ऊपर आता, तब क्या बोला जाता है उसको, लावा। और जब यही लावा जम जाता है तब क्या बन जाता है, आग्नेय चट्टान। एक ही बात तो पहले ही बता दी थी। अब इसको आग से क्यों जोड़ा गया, क्योंकि जो मैग्मा होता है वह बहुत गर्म होता है, बिल्कुल आग जैसा दिखाई देता है, इस वजह से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब जो आग्नेय शैलें हैं उनको हम 2 भागों में बांट देते हैं, किस आधार पर, इनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, कहाँ पर बन रही है। इनको भी 2 भागों में बांटा था हमने। एक कौन थी, अंतर्वेदी, और दूसरी कौन थी, बहिर्वेदी। अंतर्वेदी कौन थी, जो सतह से नीचे बन रही थी। जैसे ये कोई प्लेट है या स्थलखंड है, अब क्या हो रहा है, यहाँ से मैग्मा आया और यहीं पर जम गया बीच में, तब क्या हो गया, अंतर्वेदी। और यही बाहर निकल के जब यहाँ पर जमा तब क्या हो गई, बहिर्वेदी। तो सतह के नीचे, बहिर्वेदी में क्या होगा, सतह के ऊपर।
पहली बात हो गई। दूसरी बात, अब जो अंतर्वेदी शैल है, जो अंतर्वेदी चट्टानें हैं, उनमें क्या होगा, जैसे लावा आया, अब वहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। इस वजह से क्या होगा, जो इसके कण हैं वह बड़े कण पाए जाएंगे, बड़े कण। और जो बहिर्वेदी हैं, उनमें जो लावा है वह एकदम से ठंडा हो जाएगा तुरंत। जिस वजह से क्या होगा, इसमें जो कण हैं वे या तो छोटे पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे। समझ गए होंगे इतनी बात। अब इनके कुछ उदाहरण याद रख लेते हैं। अंतर्वेदी में सबसे पहला ग्रेनाइट, दूसरा गैब्रो, तीसरा डायोराइट, इसमें बस इतने ही रखेंगे। अब इसमें देखते हैं, इसमें जैसे हो गया बेसाल्ट, पहले ही बताया था ये, और ब्रेसिया, और टफ हो गया। अब हमने देखा कि जो कण हैं वो यहाँ पर या तो बड़े बड़े बने, यहाँ पर छोटे छोटे बने। अब कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब जो कण हैं वो बनते ही नहीं है, बिल्कुल इतनी जल्दी लावा ठंडा हो जाता है कि कण बनने का मौका ही नहीं मिलता है। तब उस प्रकार जो है चट्टानें वह गिलासी प्रकार की बनती हैं, गिलासी यानी कांच जैसी। उनके आर पार देखो, उनको गिलासी रॉक्स बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, ऑक्सीडियन, ऑक्सीडियन। और क्या हो, जब कोई आग्नेय चट्टान बन रही है और उसमें जो लावा है उसमें जो वायु के बुलबुले बन जाएं, एयर बबल्स बन जाएं, तब उसको वेसिकुलर बोला जाता है, वेसिकुलर। फिर से लिख देता हूँ, वेसिकुलर बोला जाता है। इसमें क्या होता है, वायु के बुलबुले बन जाते हैं, एयर बबल्स, एयर बबल्स या वेसिकल्स। और इसके एक उदाहरण में याद रखेंगे, प्यूमिस स्कोरिया। इसके दो उदाहरण याद रखेंगे। इसके बारे में तो बहुत सुना होगा, प्यूमिस पत्थर। ये हमने देखा कि कैसे उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा। अब थोड़ा संरचना के आधार पर बांट देते हैं, जो रासायनिक संरचना है उस आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर, इस आधार पर भी इनको दो भागों में बांटा जाता है, वो भी देख लेते हैं। अब एक तो फेल्सिक और दूसरा मैफिक। रासायनिक संरचना मतलब हम उसमें ये देखेंगे कि जो सिलिका है वह कितनी मात्रा में पाई जाती है। सिलिका मतलब SiO2। तो जो हमारी फेल्सिक चट्टानें होगी वह अम्लीय प्रकार की होगी, और जो मैफिक चट्टानें हैं हमारी, इसको ऐसे लिखते हैं पॉइंट वाइज नंबर डाल के। तो पहला ये कैसी होगी, अम्लीय, और इधर पहला क्या हो गया, ये कैसी होगी, क्षारीय। दूसरा देखते हैं इसमें पॉइंट, और इसमें जो सिलिका है वह अधिक मात्रा में पाई जाएगी। जो सिलिका है वह अधिक मात्रा में, लगभग अधिक मात्रा में, कितनी, 65 से 80%, 80 या 85% इसमें सिलिका पाई जाएगी। और इसमें जो सिलिका है SiO2 वह कम मात्रा में पाई जाएगी, लगभग ऐसे मान लो 45 से 60%। ठीक है, ये हो गए 2 पॉइंट। अब तीसरा जो है, इसमें
जो लोहा एंड मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम वह कम मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, जब कम मात्रा में पाया जाएगा तो इसका जो रंग है, जिसे मैं लिख देता हूँ, जो रंग है वह हल्का होगा, क्योंकि आयरन नहीं है उसमें, लोहा नहीं है, तो उसका रंग गहरा नहीं हो पाएगा। और इधर क्या होगा, इधर जो लोहा एंड मैग्नीशियम है वह अधिक मात्रा में पाया जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, इसका जो रंग है गहरा पाया जाएगा, इसका रंग। और इसके उदाहरण हो गए, उदाहरण में लिखेंगे इसका ग्रेनाइट, और इसके उदाहरण में लिखेंगे बेसाल्ट और गैब्रो। ये तो हमने देखा कि इनको कैसे बांटा जाएगा। अब इनकी कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं हम, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जगह। अब देख लो विशेषताएं। तो पहली विशेषता, इनमें परतें नहीं पाई जाएंगी, जो परतें हैं वो नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि इनमें क्या पाया जा रहा है, कण, कण या क्रिस्टल, पहली बात। दूसरी, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना गर्म मैग्मा निकल रहा है, तो खुद ही सोचो, अगर कोई जीवाश्म होगा भी तब भी वो खत्म हो जाएगा, तो इस वजह से इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। इस वजह से इनको अजोइक सेल बोला जाता है, अजोइक चट्टानें। तीसरा, अब ये जो आग्नेय चट्टानें हैं वह मैग्मा से बन रही हैं, लावा से, तो इनका स्थान वही होगा जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, तो यानी कि इनके क्षेत्र ज्वालामुखी विस्फोट वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इनके जो क्षेत्र होंगे वो ज्वालामुखी विस्फोट वाले होंगे। 3 बातें हो गई। और तो नहीं इसमें कुछ, इतना ही याद रखेंगे इसमें। पूरा हो गया, हो गई। ठीक है, तो ये हमारी आग्नेय चट्टानें पूरी हो गई। इसको ऐसे ही लिखेंगे बाकायदा और याद करेंगे आराम से। एक बार में नहीं याद होगा, टाइम लगेगा, धीरे धीरे करते रहिए। दूसरी देखते हैं हमारी अपसादी सेलें, अपसादी चट्टानें, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक। अब जो सेडिमेंट्री शब्द दिखाई दे रहा है ये आया है सेडिमेंटम से, सेडिमेंटम, जो कि लैटिन शब्द है और इसका मतलब है नीचे बैठ जाना, नीचे बैठना या व्यवस्थित हो जाना। अब क्या होता है, जैसे कोई भी चट्टान है, कोई भी चट्टान है, उसका क्या होता रहता है, अपक्षय और अपर्दन होता रहता है। अभी ऐसे समझ लो कि उस चट्टान में तोड़ फोड़ हो रही है। तोड़ फोड़ कौन करेगा, जैसे पानी हो गया, वायु हो गई, या कोई भी कारक हो गया जिस वजह से उसमें क्या होगी, तोड़ फोड़ होगी। अब जो तोड़ फोड़ हो रही है उसको क्या बोल देंगे, अपक्षय। और उस चट्टान को तोड़ फोड़ करके किसी दूसरी जगह पर ले जाना, उसको अपर्दन बोला जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, जो चट्टान है उसके क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे कण बन जाएंगे। कोई भी चट्टान होगी उसके क्या होंगे, छोटे छोटे कण। और ये कण जो हैं ये ढोकर ले जाए जाएंगे किसी पानी द्वारा, वायु द्वारा, और क्या होगा, कहीं पर परत के रूप में, परत दर परत जमा होते रहेंगे। समझ रहे हैं, परत के रूप में जमा होंगे। अब परत के रूप में जमा होंगे तब क्या होगा, दबाव बढ़ेगा ऊपर से, जैसे जैसे इनके ऊपर और परत बढ़ेगी दबाव बढ़ता चला जाएगा, और क्या होगा, जो परतें हैं वह पास पास आती चली जाएंगी, पास पास आएंगी, यानी कि उनमें संकुचन होगा। संकुचन जब होगा तब वह एक पिंड का रूप ले लेंगे, इनको अपसादी सेलें बोला जाता है। और ये जो संकुचन की प्रक्रिया है
इसको सिली भवन बोलते हैं, सिली भवन। लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन ये भी याद रखेंगे। ये तो हमने देखा कि कैसे बनी है। अब थोड़ी इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशेषताएं इनकी, पहली जो वहाँ पे देखी थी, पहली यह देखी थी कि जो परतें हैं वहाँ पर नहीं पाई जाएंगी तो यहाँ पर पाई जाएंगी परतें, क्योंकि देख रहे हैं परत दर परत जमा हो रही हैं। ये जो कण हैं किसी भी चट्टान के टूट फूट करके आ रहे हैं वो परत दर परत जमा हो रहे हैं, तो इसमें परतें पाई जाएंगी। और इन्हीं परतों के बीच में छुपा होता है हमारा पेट्रोलियम। तो जो अपसादी चट्टानें हैं वह पेट्रोलियम का स्रोत हैं, समझ गए। अब दूसरी बात, वहाँ पे हमने क्या देखा था, जीवाश्म। यहाँ पे भी जीवाश्म देख लेते हैं। वहाँ पर जीवाश्म नहीं पाए जा रहे हैं, यहाँ पर पाए जाएंगे। अब मान लेते हैं कि जब कण आ रहे थे, मान लेते हैं यहाँ पर कोई जीवाश्म पड़ा था, अब इसके ऊपर कण जो है वो ढोकर आते रहे, इसके ऊपर जम गए और यहाँ पर चट्टान बन गई। तब ये जो जीवाश्म है वह भी तो इसमें पाए जाएंगे, क्लियर है। तो इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे, जिस वजह से इसको जोइक चट्टानें बोला जाता है। वो कैसी थी जोइक, ये जोइक। और तीसरी बात ये भी याद रखेंगे कि जो अपसादी चट्टानें हैं वह पृथ्वी का लगभग 75% भाग कवर करती हैं। पृथ्वी का 75% धरातल, धरातल के मामले में देखेंगे जैसे ये पृथ्वी है, अब ऊपर ऊपर इसके देखेंगे तब 75% भाग कौन कवर कर लेगा, अपसादी चट्टानें। और जो बचा हुआ 25% बस शेष दोनों जो बचेंगी दोनों वो कवर करेंगी। और अगर मैं पूरे भूपर्पटी में देखूं, भूपर्पटी में ये सिर्फ 5% है, कौन, अपसादी चट्टान। यानी कि अगर ये पृथ्वी है, अब इसके ये भूपर्पटी है, अब इस पूरे में मैं देख रहा हूँ, पूरे भूपर्पटी में तब कितना प्रतिशत भाग आएगा इसका, 5%। और बचा हुआ 95% वो शेष जो दो हैं उनके हिस्से में जाएगा। समझ गए इतनी बात। अब ये जो चट्टान है इसको 3 भागों में बांटते हैं हम, अपसादी चट्टान इसको 3 भागों में बांट देंगे। वो 3 भाग भी देख लेते हैं। पहली तो इसमें वे चट्टानें आएंगी जो यांत्रिक रूप से निर्मित है, यांत्रिक रूप से निर्मित। और इन चट्टानों को क्लास्टिक बोला जाता है। क्यों बोलते हैं भी बताता हूँ। यांत्रिक चट्टानें कैसे बनती हैं, जो कोई चट्टान है, चट्टान के टूटे हुए टुकड़ों से, यानी कोई चट्टान है उसके टुकड़े टूट गए इसमें से, और वही टुकड़े अलग अलग चट्टानों के टुकड़े टूट टूट के आते रहे, और यही जब आपस में मिल जाएंगे तब क्या होगा, यांत्रिक रूप से निर्मित चट्टानें बनेंगी, यानी क्लास्टिक चट्टानें। और जो टूटे हुए टुकड़े हैं इन्हीं को क्लास्ट बोला जाता है, इस वजह से इसका नाम पड़ा क्लास्टिक चट्टानें। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। पहला जैसे हो गया बलुआ पत्थर, सेल हो गया, चीका मिट्टी हो गई, कांगलोमरेट हो गया, कांगलोमरेट, ये सभी याद कर लेंगे चारों। और दूसरा जो जैविक, जैविक या कार्बनिक रूप से निर्मित है, यानी कि कोई जीवाश्म है उससे निर्मित है। तो इनमें कौन कौन हो गया, जैसे चूना पत्थर, कोरल के बारे में तो सुना ही होगा। तो कोरल क्या करते हैं, चूना पत्थर का निक्षेपण करते हैं। कोयला, गीजराइट,
ये सभी हो गई जैविक रूप से निर्मित। अब तीसरा है रासायनिक रूप से निर्मित। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ खनिज हैं, वह क्या हुआ, जल के साथ घुल गए। अब जो घुला हुआ जल है वह आगे बढ़ा, जल है वो तो आगे बढ़ेगा ही। अब उस वजह से क्या हो, उसमें अगर बाष्पीकरण हो जाए, जल का बाष्पीकरण हो जाए, मतलब वह जो जल है वह उड़ जाए हवा में। या दूसरा क्या हो, जो जल है बहते बहते वह धीमा पड़ जाए। दो ही चीज़ें तो हो सकती हैं, या तो वो धीमा पड़ जाएगा या तो उसका बाष्पीकरण हो जाएगा। तब अगर बाष्पीकरण हो गया तो क्या होगा, खनिज ही बचे रह जाएंगे, जो उसमें घुले हुए खनिज थे वह बचे रह जाएंगे। और जब धीमा पड़ जाएगा तब जो खनिज है वह क्या होगा, घुले हुए खनिज नीचे बैठ जाएंगे। और नीचे बैठेंगे उसे क्या बोला जाता है, अवक्षेपण। तो इस वजह से क्या होगा, रासायनिक रूप से निर्मित अपसादी चट्टानें बनेगी, जिसमें उदाहरण में याद रखेंगे सेंधा नमक, जिप्सम, पोटास, ये सभी। तो ये हो गया अपसादी सेल, अपसादी चट्टानें। अब लास्ट देखते हैं हमारा कायांतरित सेल है, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक जो सब दिखाई दे रहा है, ये बना है मेटामॉर्फोस से, जिसका मतलब क्या है, रूप में बदलाव या परिवर्तन आना। अब क्या होता है, जो चट्टानें हैं, कोई सी भी चट्टान, उनमें तापमान यानी टेम्परेचर, दाब यानी कि प्रेशर, या आयतन यानी कि वॉल्यूम, जब इनमें परिवर्तन होता है तब उस चट्टान के रूप में भी परिवर्तन होता है, जिस वजह से नई चट्टानें बनती हैं। और उनको क्या बोला जाता है, कायांतरित। इसको रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बोला जाता है। और जो रूप बदलने वाली प्रक्रिया है उसको कायांतरण बोला जाता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिससे कोई चट्टान अपना रूप बदलती है। अब जो कायांतरण है, कायांतरण कौन करवा रहा है, ये तीन कारक, इसके कारक कौन होगा, या तो तापमान होगा, या तो दाब होगा, या तो आयतन होगा। यही तीन कारक हैं जो उसके रूप में परिवर्तन कर पा रहे हैं। इन्हीं कारकों के आधार पर जो हमारा कायांतरण है, इसको दो भागों में बांट सकते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। वैसे तो और भी ज़्यादा भागों में बांटा जाता है इसको, लेकिन जो एनसीईआरटी है उसमें इन्हीं दो के बारे में बताया गया है। एक तो बताया गया है गतिशील कायांतरण, और दूसरा ऊष्मीय कायांतरण। अब जो हमारा गतिशील कायांतरण है वह वहाँ पे होगा जहाँ पे तनाव या दबाव की स्थिति पैदा होगी, तनाव या दबाव की स्थिति पैदा होगी। और जो तनाव या दबाव है वह चट्टानों पर बल लगाएगा। ठीक है, बल लगाएगा। अब बल लग रहा है तो क्या करेगा, चट्टान गति करना चाहेगी, चट्टान गति करना चाहेगी या गति करने के लिए विवश हो जाएगी। अब इस कंडीशन में जब वह गति नहीं कर पाएगी तब क्या होगा, वह टूट जाएगी, जो चट्टान है वह टूट गई। इस वजह से क्या होगा, उसके क्रिस्टल बन जाएंगे, क्रिस्टल या चूड़। और यही क्रिस्टल या चूड़ जो बना हुआ है टूटने की वजह से, इनका पुनः संगठन हो जाएगा, पुनः फिर से ये जुड़ जाएंगे और फिर क्या बन जाएगी, कायांतरित चट्टान। एक तो ये दिया गया एनसीईआरटी में।
जो कि ये गतिशील कायांतरण, जिसमें गति की वजह से हो रहा है ये। दूसरा दिया गया ऊष्मीय कायांतरण, जिसमें ऊष्मा की वजह से होगा। ऊष्मा कहाँ से आएगी? नीचे से। जो मैग्मा है गर्म, वो ऊष्मा देगा इसको, ऊष्मा की वजह से। और इसको भी आगे दो भागों में बांट दिया है इन्होंने। पहला संपर्क कायांतरण और जो दूसरा है वह है प्रादेशिक कायांतरण। अब जो संपर्क कायांतरण है वह कैसे होगा? जब कोई चट्टान में क्या होगा, नीचे से गर्म मैग्मा आ रहा है, उसके संपर्क में आएगी। यानी कि जो संपर्क कायांतरण है वह तब होगा जब नीचे से, जैसे ये कोई चट्टान है पूरी हमारी, नीचे से मैग्मा आया और इस चट्टान के जब संपर्क में आएगा, जहाँ जहाँ संपर्क में आएगा उस वाली जगह पर क्या होगा, कायांतरित चट्टान बन जाएगी। और इस कायांतरण को क्या बोला जाएगा? संपर्क कायांतरण। और प्रादेशिक में क्या होगा, ये जो अभिसरण सीमा होती है हमारी, जहाँ पर प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। और जब अभिसरण होता है, जहाँ पर पर्वत बनते हैं, हमने देखा है कि पर्वत बनते हैं वहाँ पर जहाँ पर अभिसरण होता है स्थलमंडल पे। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर ताप और दाब दोनों अधिक होंगे, जिस वजह से इस क्षेत्र में जो कायांतरण होगा उसे प्रादेशिक कायांतरण बोला जाएगा। बस इसमें इतना ही याद रखना कि ये अपसरण सीमा पर होता है। और संपर्क कायांतरण गर्म मैग्मा चट्टान के संपर्क में आएगा और इसमें गति करना चाहिए चट्टान, जिस वजह से उसका चूड़ बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएंगे और वो पुनः संगठित होकर कायांतरित चट्टान बना लेंगे। अब जो कायांतरित चट्टान है इसमें परतें, इसकी विशेषताओं में परतें इनमें नहीं पाई जाएंगी। इनमें भी क्या पाया जाएगा? क्रिस्टल। दूसरा जीवाश्म, सोचो जीवाश्म पाए जाएंगे? नहीं। तो क्या हो गई है, जो एक जीवाश्म क्यों नहीं, क्योंकि इतना टेम्परेचर है तो कहाँ से जीवाश्म बचेंगे। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं जैसे इम्पोर्टेंट, जिसको रेखांकन या पत्रड़ बोला जाता है, फोलिएशन। अब इसमें क्या होता है, जो चट्टान है, चट्टान में कुछ कण या खनिज रेखाओं या सतह के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। जिससे क्या बोला जाता है, रेखांकन। जैसे ये कोई चट्टान है, तब इसमें जो खनिज है ना रेखाओं के रूप में इकट्ठे हो जाए, ऐसे कुछ इस तरह से, तब इसको क्या बोला जाता है? पत्रड़ बोला जाता है, फोलिएशन या रेखांकन। समझ गए? दूसरा इसका गुण देखते हैं, जो कि है बैंडिंग। अब जो हम देख रहे हैं कि जो कण हैं, कण या खनिज हैं, वह रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो रहे हैं या सतह के रूप में व्यवस्थित हो रहे हैं। अब वो कुछ इस तरह से मोटी या पतली रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हों, मोटी या पतली, मोटी या पतली रेखाओं या सतहों के रूप में व्यवस्थित हों। जिस वजह से क्या हो, उनमें गहरे या हल्के रंग के दिखाई दें, वो हल्के रंग के।
जैसे जब मोटी मोटी मतलब मोटी रेखाओं में व्यवस्थित होंगे तब क्या होगा, गहरा रंग दिखाई देगा, और पतली रेखाओं में होंगे तब हल्का रंग दिखाई देगा। तो ये जो गुण है उसको बेंडिंग बोला जाता है, और ऐसी जो चट्टानें हैं उनको बैंडेड चट्टान बोला जाता है। यानी जिनमें गहरा या हल्का रंग दिखाई दे रहा है। जैसे ये कोई चट्टान है, हल्का रंग दिखा, यहाँ पर गहरा रंग दिखा, हल्का रंग दिखा, गहरा रंग दिखा, ये क्या हो रही है, बैंडिंग हो रही है। और जैसे किसी चट्टान में ये क्या है, रेखांकन या पत्रण, और ये कोई सादा चट्टान है जिसमें कोई रेखांकन या पत्रण नहीं हो रहा है, इसमें रेखांकन हुआ, रेखांकन भी हो रहा है, इसमें देख रहे हैं रेखाएं तो आ ही रही हैं लेकिन मोटे पतले रूप में आ रही हैं, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, बैंडिंग। अब इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं जो चट्टान है हमारी उनके। तो कोई ना कोई आग्नेय अपसादी या कायांतरित चट्टान ही कायांतरित चट्टानों में बदलेगी। तो जैसे ग्रेनाइट ले लेते हैं, ये किस में बदल जाएगा, नीस में, ग्रेनाइट हमारा नीस में बदल जाएगा। सेल ले लेते हैं, सेल, ये क्या होगा, पहले सिस्ट में बदलेगी, उसके बाद ये फाइलाइट में बदल जाएगी। चूना पत्थर ले लेते हैं, ये हमारा संगमरमर में बदल जाएगा, संगमरमर। बलुआ पत्थर ले लेते हैं, बलुआ पत्थर, ये क्वार्टजाइट में बदल जाएगा, क्वार्टजाइट। पीछे जो छह खनिज देखे थे, पीछे जो छह खनिज देखे थे, पीछे जो छह खनिज देखे थे वहाँ पे क्वार्टज था। बेसाल्ट ले लेते हैं, ये हमारा सिस्टम में बदल जाएगा, सेल भी सिस्टम में बदल रहा है, बेसाल्ट भी सिस्टम में बदल रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल याद रखेंगे, पूछ सकता है डायरेक्ट। अब देखते हैं कि जो सेल चक्र, रॉक साइकिल है, कैसे घूमता है, उन्हें सही देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है हमारा, मैग्मा। एक मिनट, ये क्या है हमारा, मैग्मा, ठीक है। अब मैग्मा आया, ये जमा, और क्या बना, आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान का क्या होगा, अपक्षय और अपरदन, और बाद में जाके ये जम जाएगी, जिस वजह से क्या बनेगी, अपसादी चट्टान, ठीक है। जो अपसाद बनेंगे, अपसाद यही इकट्ठे होके अपसादी चट्टान बन गई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इस अपसादी चट्टान पर हीट और प्रेशर लगेगा, मतलब ताप और दाब लगेगा। ऐसे ही आग्नेय चट्टान पर भी ताप और दाब लगेगा, जिस वजह से क्या बनेगी, वो मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब कायांतरित चट्टान। अब इस मेटामॉर्फिक रॉक की मेल्टिंग हो जाए, मतलब ये चट्टान नीचे चली जाए, जो मैग्मा चैम्बर है उधर ये चट्टान है आगे आएगी, तो ये चट्टान क्या होगा, इसके नीचे घुस जाएगी जाके, बताया था। तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होकर फिर से मैग्मा बन जाएगा। सेम कंडीशन यही इन दोनों के साथ भी होगी, इस वजह से क्या होगा, साइकिल यही घूमती रहेगी पूरी। यानी पहले मैग्मा होगा, ठीक है, उसके बाद क्या बनेगी, आग्नेय चट्टान बनेगी, आग्नेय चट्टान से क्या बनेगा, अपसादी चट्टान बनेगी। इन दोनों से क्या बन जाएगी, कायांतरित बन जाएगी, खुद कायांतरित से भी कायांतरित बनती है, और यही सब तीनों पिघल के फिर से मैग्मा बन जाएंगे। सिंपल, बस इसको भी याद रखना है। तो यहाँ पर हमने चट्टान वाला ये चैप्टर भी फिनिश कर दिया। इसके नोट्स बनाएंगे, आराम से नोट करेंगे 1-2 पेज में, और इसको बार बार रिवाइज करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में।